सीएम नीतीश कुमार कल बिहार विधानमंडल को अलविदा कह सकते हैं। सीएम नीतीश कल एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे। इससे पहले आज सीएम आवास पर हलचल तेज रही। जेडीयू के दिग्गज नेता सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे। सीएम से मिलने के बाद अनंत सिंह ने कहा कि हम लोगों ने नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके सीएम नीतीश 30 मार्च को एमएलसी पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की बिहार विधान परिषद से विदाई से पहले सीएम आवास पर एक बार फिर हलचल तेज हो गई। सीएम नीतीश कुमार से मिलने दिग्गज नेता उनके आवास पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजय चौधरी, जेठी विधायक अनंत सिंह समेत दिग्गज नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम नीतीश से मिलकर बाहर निकले अनंत सिंह ने मुलाकात को लेकर बड़ा बयान दिया। अनंत सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे। हम लोगों ने नीतीश को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। सर हाँ आज फिर से नहीं भागेंगे, इसे फोड़ देगा गाड़ी वो हमारी। कुछ देर पर नाम किए चल दिए। अच्छा कल खबर दे सकते हैं? हाँ देंगे। दे रहे हैं। उनको कि आप कुछ बोले? नहीं हम कुछ नहीं बोले। हम प्रणाम, हम सिर्फ प्रणाम किए। कल इस्तीफा दे रहे हैं, आपकी इच्छा क्या है कि वो इस्तीफा दें? इच्छा तो सबको था, नहीं माने तो क्या इच्छा रहेगा। अच्छा वो नहीं मान रहे हैं? नहीं। आप भी बनाए अनंत सिंह जी? हाँ पहले आए थे, आज तो कुछ नहीं बोले, प्रणाम सीधे किए। ये साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। उसके पहले वो 30 मार्च को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले हैं। 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ ग्रहण समारोह है। 10 अप्रैल को चुने गए सभी नेताओं के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम नीतीश कुमार भी शपथ ले सकते हैं। सवाल है कि क्या राज्यसभा में शपथ से पहले सीएम पद से इस्तीफा देंगे नीतीश? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और बिहार में सियासी हलचल लगातार तेज है। इस बीच कांग्रेस के बागी एमएलए सुरेंद्र कुशवाहा मंत्री अशोक चौधरी से मिलने पहुंचे। हालांकि अशोक चौधरी ने बाद में कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर मंत्री से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आखिर जेडीयू के मंत्री से क्यों मिले कांग्रेस के विधायक, दिखाते इसी पर एक रिपोर्ट। काले रंग की ये कार है कांग्रेस के बागी एमएलए सुरेंद्र कुशवाहा की। सुरेंद्र कुशवाहा की गाड़ी मंत्री अशोक चौधरी के आवास रुकी हुई है। ये वही सुरेंद्र कुशवाहा हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं किया था। वाल्मीकि नगर से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा के मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात को लेकर सियासी कानाफूसी तेज हो गई। राज्यसभा चुनाव में तो आप सबने देखा ही कि वो इधर का दिखते रहे और उधर का हो गए। उसी में का कुछ बकाया रह गया होगा, वही मांगने गए होंगे, तकादा करने गए होंगे कि भाई मेरा बकाया आप मुझे दे दो। कुछ तो डील हुई होगी ना, ऐसे ही तो उधर नहीं गए हैं। राज्यसभा चुनाव के समय जिस पार्टी ने अपना व्हिप जारी नहीं किया, विधायक दल का नेता नहीं चुना, तो राजनीति में जमीर होता है। अब इसके जो राजनीतिक अर्थ, अगर माननीय मंत्री जी से मिल रहे हैं माननीय विधायक, इसके राजनीतिक अर्थ जो लोग कि जनता की अदालत में जाने पर यह मजबूर होना पड़ता है कि नीतीश कुमार जी ने तो काम। कांग्रेस के विधायक अगर जनता दल यूनाइटेड के नेता से मिल रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी विधायक के किसी भी दल के नेता से मिल सकते हैं। उसके शीर्ष नेतृत्व में अपनी आस्था जताते हुए अगर कोई विधायक किसी दल को ज्वाइन करता है तो मुझे लगता है कि ये उसका अधिकार है। राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 3 विधायकों ने वोट नहीं किया था। कांग्रेस के 3 विधायकों में सुरेंद्र कुशवाहा भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र कुशवाहा ने इस मुलाकात के दौरान जेडीयू कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को चिट्ठी सौंपी और अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार के लिए आग्रह किया। कांग्रेस के बाकी विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने फेसबुक पोस्ट पर मंत्री अशोक चौधरी से हुई मुलाकात और अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्या को लेकर चिट्ठी सौंपने का जिक्र किया। सुरेंद्र कुशवाहा भले ही इसे विकास कार्यों को लेकर मुलाकात बता रहे हों, लेकिन इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आखिर अचानक से कांग्रेस के एमएलए जेडीयू के मंत्री से क्यों मिले? आखिर इस मुलाकात में क्या बात हुई? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बंगाल में सियासी लड़ाई चरम पर है। अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग पर बिहार में भी सियासत सुलग गई। एक तरफ ममता पर गिरिराज सिंह निशाना साध रहे, तो दूसरी तरफ अमित शाह और गिरिराज सिंह के खिलाफ कीर्ति आजाद ने मोर्चा खोल दिया। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। ये जो चार्जशीट है
टीएमसी के 15 साल के काले चिट्ठों का संकलन है। विश्व भर में एकमात्र तड़ीपार गृह मंत्री है। ममता बनर्जी ये चुनाव हार चुकी हैं। सियासी लड़ाई बंगाल में है, लेकिन सियासत बिहार में गर्म है। बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच सियासी तलवार तन गई है। बीजेपी की ओर से पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चार्जशीट जारी की है। इस दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर तीखा हमला बोला। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह के खिलाफ भी एक चार्जशीट दायर होनी चाहिए। इस सियासी जंग में ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद भी कूद पड़े। कीर्ति आजाद ने कहा, अमित शाह विश्व के एकमात्र तड़ीपार गृह मंत्री हैं। एकमात्र तड़ीपार गृह मंत्री है। कहीं विश्व भर में कहीं भी जो आदमी तड़ीपार हो, जो प्रदेश बदर कर दिया गया हो, वह व्यक्ति जिसके खिलाफ में खुद चार्जशीट लगा हो अमित शाह, दूसरों के ऊपर बात करता है तो उसको शोभा नहीं देती है। कीर्ति आजाद यही नहीं रुकी। कीर्ति आजाद ने गिरिराज सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके पास अकल नाम की कोई चीज नहीं है। गिरिराज उनके घर एमएलसी बनने के लिए आते थे, उनका कपड़ा हम लोग सिलवा कर देते थे। कीर्ति ने गिरिराज पर चंगेजी मटन वाला भी सियासी हमला बोला। ये मालूम नहीं, उल जुलूल बोलते रहते हैं, बल 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 गिरिराज सिंह, उसके अलावा और क्या बोलते हैं। हमारे घर में आते थे एमएलसी बनने के लिए, कपड़ा उनको सिलवा के देते थे। एक मुसलमान था, चंगेजी मटन बनाता था, उनको मटन खाए बाबा, मटन खावे बाबा, मटन खाओ, खा लो मटन। सियासी वार पलटवार के बीच गिरिराज सिंह कहां चुप रहने वाले थे। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं, वो देश में गृह युद्ध करवाना चाहती हैं। ममता हताशा में माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं। लोकप्रियता गिर गया है। ममता बनर्जी ये चुनाव हार चुकी हैं। हताशा में वो गृह युद्ध जैसा वातावरण बनाना चाहती है। ममता बनर्जी पर बीजेपी की चार्जशीट के बाद सियासत गर्मा गई। अब शाह के बयान और ममता के पलटवार के बाद बिहार में सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। बंगाल की सियासी जंग की आंच में बिहार की राजनीति भी सुलग उठी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 132वें एपिसोड में पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर चिंता जताई। पिछले एक महीने से जारी युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष रूप से खाड़ी देशों को धन्यवाद दिया। उन्होंने वहां रह रहे करीब 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने में भारत की मदद की। साथ ही पेट्रोल और डीजल के संकट पर डटकर मुकाबला करने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 132वें एपिसोड में पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर चिंता जताई। पिछले एक महीने में जारी इस संघर्ष के बीच पीएम मोदी ने विशेष रूप से खाड़ी देशों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने यहां रह रहे करीब 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने में भारत की मदद की है। वर्तमान में हमारे पड़ोस में 1 माह से भीषण युद्ध चल रहा है। हमारे लाखों परिवारों के सगे संबंधी इन देशों में रहते हैं, खासतौर पर खाड़ी देशों में काम करते हैं। मैं गल्फ कंट्रीज का बहुत आभारी हूं। वे ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वहां पर हर प्रकार की मदद दे रहे हैं। साथियों, जिस क्षेत्र में अभी युद्ध चल रहा है, वह क्षेत्र हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा केंद्र है। इसकी वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। हमारे वैश्विक संबंध, अलग अलग देशों से मिल रहा सहयोग और पिछले 1 दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, इनकी वजह से भारत इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर रहा है। साथियों, निश्चित तौर पर यह चुनौतीपूर्ण समय है। मैं आज मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से फिर यह आग्रह करूंगा कि हमें एकजुट होकर
इस चुनौती से बाहर निकलना है। जो लोग इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से खड़े हुए ऊर्जा संकट पर भी बात की, बल्कि जागरूक रहने और अफवाहों के बहकावे में न आने की अपील भी की। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने विपक्ष को भी संकट के समय में राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। पीएम मोदी ने कहा कि ये देश के 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा विषय है, इसमें स्वार्थ भरी राजनीति का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं वो देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ऐसे में जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं वे देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों से अपील भी करूंगा कि वो जागरूक रहे, अफवाहों के बहकावे में न आए। सरकार की तरफ से जो आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है उस पर भरोसा करें और उसी पर विश्वास करके कोई कदम उठाएं। मुझे हर बार की तरह इस बार भी विश्वास है कि जैसे हमने देश के 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य से पुराने संकटों को हराया था, इस बार भी हम सब मिल करके इस कठिन हालत से बहुत ही अच्छी तरह बाहर निकल जाएंगे। मन की बात से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और बिजली क्षेत्र की समीक्षा की गई, ताकि युद्ध के कारण सप्लाई चेन में कोई बड़ी बाधा न आए। बैठक में उर्वरकों की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया के युद्ध वाले क्षेत्र से आयात करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड के हजारीबाग के विष्णुगढ़ में रेप और दरिंदगी के बाद मासूम की हत्या कर दी गई थी। वारदात के 5 दिन बीत जाने के बाद ना तो आरोपियों का कोई सुराग हाथ लगा और ना ही पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाया। लोगों में घटना को लेकर नाराजगी है। पुलिस से लोग नाराज दिख रहे हैं, तो बीजेपी ने रविवार तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पूरी खबर एक रिपोर्ट में। हजारीबाग का विष्णुगढ़ इलाका, यहाँ मासूम की मौत के बाद लोगों में गम का माहौल है। प्रशासन की नाकामी पर गुस्सा है तो आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर आक्रोश भी चरम पर। घटना 24 मार्च की है, जब मंगला जुलूस देखने के लिए 12 साल की बच्ची अपनी मां के साथ गई थी। उसके बाद उसे अगवा कर लिया गया। अगले दिन 25 मार्च को उसका शत विक्षत शव बरामद किया गया। आशंका जाहिर की जा रही है कि दुष्कर्म के बाद दरिंदों ने बेदर्दी से उसकी हत्या कर दी। घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस की ओर से एसआईटी का गठन किया गया है, लेकिन अभी तक दरिंदों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। जबकि घटना के बाद एसआईटी में शामिल विष्णुगढ़ एसडीपीओ ने जल्द ही खुलासे का दावा किया था। टीम के द्वारा एविडेंस का कलेक्शन और पैकिंग किया गया। डॉग स्क्वाड भी आई और पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर से एसआईटी का भी गठन किया गया है और इस कांड का खुलासा जल्दी कर लिया जाएगा। हजारीबाग की रामनवमी विश्वविख्यात है, लेकिन मासूम से दरिंदगी और हत्या के बाद रामनवमी की शोभा यात्रा पर भी असर दिखा। रामनवमी जुलूस में शामिल युवा वर्ग मासूम से दरिंदगी पर नाराज दिखे और आरोपियों को कड़ी सजा देने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। बैनर नहीं है, ये एक समाज को संदेश दे रहे हैं हम लोग कि जो इस तरीके का हरकत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। पूरा हजारीबाग रामनवमी मना रहा है, लेकिन आज सबको समझने का जरूरत है कि हमारा ये रामनवमी तभी सक्सेस हो पाएगा जब इनको न्याय मिलेगा, इस बच्ची को न्याय मिलेगा, इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। के साथ दुष्कर्म किया है लोगों ने, हम लोग चाहते कि वो दोषियों को फांसी दे, क्योंकि आज हम लोग भी बहन बेटी, आज हम लोग भी रोड पर सुरक्षित जा नहीं सकते। ये सबसे बड़ी हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है। इधर पूरे मामले पर बीजेपी मुखर दिख रही है। प्रदेश बीजेपी ने रविवार शाम तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने तो सीएम हेमंत सोरेन पर आदिवासियों की अनदेखी कर असम चुनाव में सक्रियता पर सवाल खड़े किए। दांत तोड़ दिए गए, हाथ तोड़ दिए गए, उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद भी पुलिस किम कर्तव्य विमूढ़ बैठी है। गिरफ्तारियां नहीं हो रही है। गिरफ्तारी नहीं हुई तो मशाल जुलूस निकलेगा और पहले हजारीबाग बंद होगा, फिर ये आंदोलन पूरे झारखंड में बढ़ेगा। चुनाव में जा रहे हैं तो थोड़ा झारखंड के बारे में चर्चा करें कि झारखंड के लिए कैसे क्या क्या कर रहे हैं। शीश महल बनवा रहे हैं, बेटी बहनों के साथ इतनी निर्दयता के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, हत्याएं हो रही, तो इस सब बातों को भी चर्चा करना चाहिए। विपक्ष की ओर से झारखंड में लगातार लॉ एंड ऑर्डर फेल होने पर आरोप लगाए जा रहे हैं।
सरेआम लूट, फायरिंग और रेप के बाद हत्या की वारदातों से लोग दहशत में हैं। हजारीबाग की मासूम का परिवार इंसाफ के इंतजार में बैठा है। बेदर्दी से हत्या के बाद आरोपी कहां छिपे हैं, पुलिस की एसआईटी को सुराग तक नहीं मिल पा रहा। लोगों की एक ही मांग है, दोषियों की जल्द गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। जब तक पुलिस को सफलता नहीं मिलती, तब तक गम और गुस्से का कॉकटेल सियासी तपिश को बढ़ाता दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी के साथ गौरव झा और रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और झारखंड के खूंटी में रामनवमी पर हुए विवाद की आग अभी तक सुलग रही है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। पुलिस दोनों पक्षों में शांति बनाए रखने की अपील कर रही और जल्द ही उपद्रवियों को पकड़ने का भरोसा भी दे रही है। हालांकि पुलिस के आश्वासन से लोगों में असहमति दिख रही है। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। गाड़ियों के टूटे शीशे, सड़क पर पड़े पत्थर और छावनी में तब्दील हुआ शहर। ये तस्वीरें हैं खूंटी के मुरहू की, जहां रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद से तनाव बना हुआ है। दरअसल 27 मार्च को रामनवमी जुलूस जैसे ही मस्जिद के पास पहुंचा, उस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। अचानक उधर से पत्थर चलने लगा, उधर मुसलमान मोहल्ला तरफ से। उसके बाद हम तो अन्नपूर्णा होटल गए थे, तब तक हमको भी लग गया एगो। रामनवमी रोज जो है ना, हम लोग का जुलूस जो अखाड़ा है, वहाँ पे 6 बजे शाम को आसपास कुछ मतलब कि मस्जिद तरफ से पत्थर जो है ना, 4-5 पत्थर फेंका गया था। रामनवमी पर हुई पत्थरबाजी के बाद विवाद ने थमने का नाम नहीं लिया और दोनों पक्षों ने जमकर पत्थरबाजी की, जिसके बाद इलाके में धारा 163 लगानी पड़ी। एसडीएम और एसडीपीओ, हेडक्वार्टर, डीएसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल ने मोर्चा संभाला और पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की, जिसमें आम जनता का भी साथ मिला। हम लोग का कोई किसी का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उन लोग भी हमारा भाई बंधु के जैसा है, हम लोग भी उनका भाई बंधु के जैसा है। भी यहाँ पर कुछ है नहीं, बिल्कुल माहौल शांत है, जैसे पहले था वैसे आज भी है। रामनवमी की शाम हुई घटना के बाद पुलिस थाने में कुल 10 एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें 40 लोगों के खिलाफ नामजद और 250 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। घटना के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। धारा 163 के बावजूद भारी संख्या में लोग मुरहू थाने के पास जुटे और पुलिस की कार्रवाई को गलत बताते हुए आरोपियों के अभी भी बाहर होने का दावा किया। जगह बच्चा का माथा में लग जाता है, कुछ डेट हो जाता तो उसका भरपाई कोई करता है, और कोई को भी लगा है, तो वही जगह इस चीज को सोल्व का होना चाहिए। ये नहीं कि और आग लगा के धुआं उठाने का काम नहीं होना चाहिए। कल जुलूस में सब कोई था, तो उसमें अब बोल रहा है इसका फोटो दिखेंगे तो छोड़ देंगे, और नहीं आएगा इसका नाम तो छोड़ देंगे बोल रहा है, और आएगा तो उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे बोल। वहीं अब इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम ने इसके पीछे सीधे बीजेपी, बजरंग दल और आरएसएस को बताया, तो वहीं बीजेपी ने सत्ताधारी दल पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदुओं के पर्व पर अक्सर इस तरह की बाधा पैदा की जाती है। चूंकि इनका संगठन कमजोर हो चुका है, ये राजनीतिक रूप से लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, तो ये सब जो मौका है रामनवमी का या अन्य पर्व त्योहार जो आते हैं, उसमें ये तनाव भड़काते हैं। कि ये बेशर्म लोग राजधर्म भी भूल गए। राजधर्म होता है कि आप बिना तुष्टिकरण के अपने राज्य के सभी नागरिकों के हित का ख्याल रखें। साहब, ऐसा होता है हिंदू के पर्वों में अक्सर इस तरीके का व्यवधान होता है। चंद्रमा में व्यवधान हुआ। रामनवमी की शाम हुई घटना के बाद भले ही अभी खूंटी की सड़कें शांत नजर आ रही हैं, दुकानें बंद हों, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है उससे लोगों में आक्रोश है और पुलिस कार्रवाई को लेकर भी लोगों में असहमति बनी हुई है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक पुलिस सही उपद्रवियों को सलाखों के पीछे भेजने में कामयाब होती है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता ओम प्रकाश और संजय सिन्हा की रिपोर्ट। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 2026 में छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी। कुल 15 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं में से 81.79% पास हुए और टॉप रैंकिंग में खिलाड़ियों का दबदबा रहा। टॉप 10 में
139 छात्र शामिल हुए हैं, जिसमें 57 लड़कियां हैं। वहीं 2 लड़कियां संयुक्त रूप से टॉपर बनी। जमुई की पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली की सबरीन परवीन दोनों ने 495 अंक हासिल किए। इसी पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पुष्पांजलि प्रथम स्थान, सबरीन परवीन प्रथम स्थान, नाहिद सुल्तान दूसरा स्थान, नसरीन परवीन 5वां स्थान, माही कुमारी 7वां स्थान, खुशी कुमारी 8वां स्थान। बिहार बोर्ड के मैट्रिक रिजल्ट में इस बार फिर बेटियों का परचम लहराया। रिजल्ट आते ही जहां एक और छात्रों के चेहरे खिल उठे, वहीं बेटियों की शानदार सफलता ने हर किसी का दिल जीत लिया। ये नतीजा सिर्फ नंबरों का नहीं, बल्कि बिहार की बेटियों की मेहनत, लगन और सपनों की जीत का प्रतीक है। बिहार टॉपर बन के बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमेशा से सपना था कि कभी हम टॉपर आए। जब सुनते थे सबके बारे में तो पीछे कीजिएगा ना, सवाल नहीं काम किसका श्रेय दे रही है? किसका श्रेय दे रही है? श्रेय स्कूल के सारे शिक्षक भैया और मम्मी पापा बहुत ज़्यादा। गांव की गलियों से लेकर शहर की सड़कों तक हर तरफ बेटियों की कामयाबी के चर्चे हैं। किसी ने कठिन हालातों को हराया तो किसी ने संसाधनों की कमी को मात दी, लेकिन हर बेटी ने अपने सपने को सच कर दिखाया। था कि टॉप कर पाएगी बिहार। एकदम शुरू से ही लगता था कि मैं टॉप कर पाऊंगी। सर ने बहुत साथ दिया और माता पिता का भी सहयोग रहा है और फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया और सेल्फ स्टडी भी था। माँ की तबीयत भी खराब रहती थी, कैसे? हाँ, बहुत खराब रहती है। उनका तबीयत खराब होने के बावजूद भी उन्होंने अपने लिए दवाई न लाकर मेरी कोचिंग का फीस भरा था। ये वही बेटियां हैं जो कभी समाज के बंधनों में जकड़ी जाती थीं, लेकिन आज अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर हर बाधा को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही हैं। इस सफलता के पीछे न सिर्फ इन बेटियों की मेहनत है, बल्कि माता पिता और शिक्षकों का भी अहम योगदान है, जिन्होंने हर कदम पर इनका हौसला बढ़ाया। फैमिली का सहयोग मिला, जिससे मैं पूरे कंसिस्टेंसी से पढ़ रही हूं। आज ये बेटियां सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और राज्य का नाम रोशन कर रही हैं। ये बता रही हैं कि अगर हौसला हो तो हर सपना पूरा हो ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर के कुछ पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी देखने को मिली। बांदीपोरा और डोडा में पहाड़ों में बर्फ की चादर चढ़ी हुई है। रोहतांग के अटल टनल पर भी बर्फबारी हुई, जिससे एक बार फिर पारा लुढ़क गया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मार्च के चंद दिन ही बचे हैं। ऐसे में मैदानों में जहां गर्मी धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी है, तो वहीं पहाड़ों पर एक बार फिर मौसम पलटी मारता दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले कई जगहों पर बर्फबारी हुई। तस्वीरें बांदीपोरा से आई हैं, जहां कुदरत का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। आसमान से बर्फ की बारिश हो रही है, जिसने यहां पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक दिया है। गुरेज और तुलेल के इलाकों में भारी हिमपात की वजह से पहाड़ियों से लेकर घर की छतों तक हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। नजारा जितना दिलकश लग रहा है, वहीं आम जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है। सड़कों पर बर्फ आने से कई रास्ते बाधित होने लगे हैं, फिसलन बढ़ गई है। स्थानीय लोगों और सैलानियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बांदीपोरा गुरेज सड़क को गाड़ियों की आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम में पहाड़ी रास्तों पर जाने से बचने और सावधानी बरतने की अपील की है। बीआरओ की टीम लगातार सड़क से बर्फ हटाने का काम कर रही है। मार्च के आखिरी दिनों में डोडा में बर्फबारी देखी गई। डोडा और भलेसा घाटी में भारी बर्फबारी हुई, जिससे यहाँ के ऊंचाई वाले इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। 2 से 3 फीट की बर्फ की परत चढ़ी हुई है। रास्ते बर्फ से ढके हैं, जिससे आवाजाही भी प्रभावित हुई है। बीआरओ लगातार मशीनों के जरिए रास्ते से बर्फ हटाने के काम में जुटा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी बर्फबारी से आकर्षक नजारे दिख रहे हैं। रोहतांग में अटल टनल के साउथ पोर्टल पर ताजा बर्फबारी हुई। पहाड़ों पर हो रही हिमवर्षा से एक बार फिर कड़ाके की सर्दी बढ़ गई है। सैलानी बर्फबारी से खुश हैं। हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए चेतावनी जारी की है। रास्तों पर फिसलन और एवलांच का खतरा बना हुआ है। काफी दिनों तक मौसम साफ रहने के बाद अचानक फिर से बदलाव आया है। अप्रैल आने को है और पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है।
अमूमन ऐसा काफी कम देखने को मिलता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है तो मनाली के निचले इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।